Hey everyone, welcome back to my channel. If you are preparing for CSIR NET Life Sciences December 2025, then you have just clicked on right video. So, this unit forms very foundation of life sciences. This unit is biochemistry unit 1. So, because everything in biology at molecular level connect back to the biochemistry, that's why we are first of all we are covering biochemistry. So to start this lecture, let's see what this unit covers. Okay, so in this lecture we are going to cover structural sorry structure and properties of biomolecules. Um, in this topic, we are going to cover some basic concepts like carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पूरी यूनिट को कवर, ये यूनिट काफ़ी बड़ी है वैसे, तो अगर आप पूरी यूनिट को ना कवर करना चाहो तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. तो आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड कि क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करके जाना ही चाहिए. तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ में हम कुछ बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड. तो इन चार टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूक्लिक एसिड से. अगर PYQs हम देखें, एनालाइज करें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्किप ना ही करें तो अच्छा है. और अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट आता है एंजाइम्स. ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काइनेटिक्स. तो आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना चाहिए. इसके जो एंजाइम है उसमें और भी हैं, जैसे काइनेटिक्स है, उसके बाद मैकेनिज्म है और रेगुलेशन है. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है बायो एनर्जेटिक्स. बायो एनर्जेटिक्स में आता है गिव्स फ्री एनर्जी, ATP की सिंथेसिस कैसे होती है, थर्मोडायनेमिक्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो थर्मोडायनेमिक वर्क करता है उसके क्या क्या है प्रॉपर्टी, इसके जो फॉर्मूला होते हैं गिव्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और आते ही आते हैं. और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म से भी हर साल एक क्वेश्चन आता है. मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूरिया साइकिल, जिससे अभी ये जुलाई 2025 वाले में भी क्वेश्चन आ चुका है. यूरिया साइकिल है और न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस है, बायोसिंथेसिस है. और इसमें आता है TCA साइकिल आएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आता है, ग्लाइकोलिसिस आता है. ये सारे टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड यूनिट 1 क्लियरली, you will notice how all other units are start connecting because it's a basic and fundamental unit. So especially when you study signal transduction, photosynthesis, genetic regulation, all these connect to this particular unit. So in my suggestion you have to start with biochemistry. तो आगे अगर हम देखें तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से. तो बेसिक की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है मैटर. तो ये तो हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या होता है. तो सबसे पहले जल्दी से हम मैटर को क्लासीफाई कर लेते हैं, एक बेस बन जाए इसके लिए हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैटर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड होते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में.
और मिक्सचर फर्दर डिवाइड होता है होमोजेनस सॉल्यूशन में और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन में। होमोजेनस सॉल्यूशन जो आपस में मिक्स हो जाए कम्प्लीटली, और हेट्रोजेनस जो मिक्स नहीं होते हैं। हेट्रो नाम से ही है कि मिक्स नहीं होते हैं। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट बात करें तो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स पता हो। सारे नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जैसे कि हम यहाँ पे मेजरली 6 एलिमेंट्स की बात करेंगे। वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब आप कहेंगे कि ये 6 ही इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? अब ये 6 एटम को हम प्रेफर इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी साइज़ छोटी होती है। पहली बात तो है स्मॉल साइज़। अब एक क्वेश्चन आप दिमाग में उठेगा कि स्मॉल साइज़ होने से क्या फ़ायदा होगा? तो स्मॉल साइज़ होने से जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, अब ये सरफेस टू एरिया वॉल्यूम रेशियो जो होगा ये छोटा होगा। इसके छोटे होने से हमारे पास सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, जिससे कि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। अब इससे क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, फ्लेक्सिबल होंगे, जो एटम्स होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और इनके पास कैपेबिलिटी होगी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की। इसीलिए हम इन 6 एटम्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, इन 6 एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब एटम्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, अब एटम्स की हम बात करें तो एटम्स को सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये स्टार्ट करने के लिए, एक माइंड मैप बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें पता है कि एटम के पास होता है न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस के अलावा होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो अब इसका जो अगर हम मास और चार्ज की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के पास कुछ मास होता है, कुछ इनके चार्ज होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज देखेंगे और फिर देखेंगे मास। तो जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज देखें तो ये नेगेटिवली चार्ज है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और प्रोटॉन का होता है सेम चार्ज होता है, बस सेम मैग्नीट्यूड होता है, बस इसका चार्ज अपोजिट हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है 1.6 × 10⁻⁹। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो नल। और इसका मास देखें तो मास होता है 9.1 × 10⁻31, और प्रोटॉन का होता है 1.672 × 10⁻27, और न्यूट्रॉन का होता है 1.674। स्लाइटली डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में, ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, -27। अब एक इसमें फॉर्मूला आता है बेसिक सा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो हमने अभी देखा, ऑलमोस्ट इक्वल है। अब इसमें देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन
अपॉन 1840। अब इसको डिटेल में करने जाए तो ये लंबा हो जाएगा, इसका अगर शॉर्ट में याद करना हो तो यही इसका इक्वेशन है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जितने होते किसी एटम में, उस बेसिस पे हम उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड करेंगे। तो इसमें क्या आता है, अब इसमें हम देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होगा उसमें प्रोटॉन, जैसे यहाँ पे कार्बन की बात करें, यहाँ पे देख रहे थे हमें 6 ये हैं। तो अगर कार्बन देखें तो कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं? कार्बन का होता है 6, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। ऐसे ही बाकी सबका देखते हैं। अब एटॉमिक मास देखें। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। अब आगे बात करें तो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके सेम नंबर हों, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो बट डिफरेंट मास हो। डिफरेंट मास हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि इनका मास डिफरेंट होता है, डिफरेंट मास होता है। और सेम क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब कुछ आइसोटोप्स की बात कर ले, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें सबसे जनरल एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन का। अगर देखें तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 2 और H3। तो 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, जिसमें ये किस बेसिस पे है? तीनों के मास डिफरेंट हैं बट तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है बट तीनों का मास देखने को मिल रहा है डिफरेंट है, 1, 2, 3। ऐसे ही कार्बन के आइसोटोप्स होंगे। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं C12, C13 एंड C14। और ऑक्सीजन का भी होता है O16, O17, O18। अब आगे देखेंगे एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, what is atomic weight? So atomic weight is weighted average of the atomic mass of all neutral isotope of an element। तो एटॉमिक वेट वो होता है कि एक आइसोटोप, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो सारे आइसोटोप का जब एटॉमिक मास को हम ऐड करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। जैसे कार्बन को देखें तो ये 12 + 13 + 14 करके 3 से डिवाइड करें तो इसका ऑलमोस्ट आता है 12.011। तो ये हो जाता है एटॉमिक वेट। अब नेक्स्ट बात करेंगे, तो अब हम देखेंगे आइसोबार्स और आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो सबसे पहले देखें आइसोबार। आइसोबार क्या है? तो आइसोबार के पास होगा डिफरेंट एटम हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इनके पास डिफरेंट एटॉमिक मास होगा, डिफरेंट मास। और आइसोटोन्स क्या है? आइसोटोन्स हैं कि डिफरेंट एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो अब एग्जाम्पल देख लें एक एक। तो आइसोबार्स का एग्जाम्पल आता है जैसे C14, N14। अब C का ये वाला आइसोटोप 14 वाला है और N का आइसोटोप ये 14 वाला है, लेकिन दोनों का डिफरेंट मास है, भले ही इसका एटॉमिक नंबर सेम है।
आइसोटोप्स का क्या था, डिफरेंट मास था ना। हम्म। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें डिफरेंट नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नहीं डिफरेंट, फिर तो आइसोटोप भी तो वही होता है। तो ये आइसोबार्स होते हैं जिसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जैसे इसका 6 है, इसका 7 है, बट दोनों का मास सेम है 14। अब आइसोटोन्स होंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। इसके एग्जांपल देखें तो ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 15 एंड कार्बन 14। अब इन तीनों का ही जो न्यूट्रॉन होता है वो 8 तीनों का न्यूट्रॉन सेम है, तो ये तीनों आपस में होते हैं आइसोटोन्स। अब नेक्स्ट बात करेंगे रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है? एटम्स दैट कंटेन एन अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और एक्सेस एनर्जी इन देयर न्यूक्लियस। मतलब वो सारे के सारे एटम्स जिनके पास जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो अनस्टेबल है और उनकी न्यूक्लियस की एनर्जी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इनको रिलीज़ करनी पड़ती है अपनी एनर्जी, किस लिए? स्टेबिलिटी के लिए। तो इनके पास क्या है? अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को अगर इनको स्टेबल करना हो तो ये इनको एनर्जी रिलीज़ करनी होगी, क्योंकि इनके पास एनर्जी ज़्यादा है। इनके पास क्या है? एक्सेस वेट फॉर सम टाइम्स। तो रेडियो आइसोटोप्स हम देख रहे थे, तो ये क्या होता है? अनस्टेबल, इनके पास न्यूक्लियस होते हैं और एक्सेस एनर्जी होता है इनके न्यूक्लियस के पास। तो ये एनर्जी ये रिलीज़ करते हैं टू स्टेबलाइज। तो स्टेबल करने के लिए ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे, रिलीज और इमिट रेडिएशन, इसलिए इनको रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। अब हम आगे बात करें तो आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डीके। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डीके। टाइप्स ऑफ डीके, so there are 3 types of decay. First one is alpha decay, second one is beta decay, and third one is gamma decay. तो अब ये तीनों क्या हैं? अब इनका जैसे इनको अलग इनको कैटेगराइज करें तो इसमें आता है कि जो अल्फ़ा डीके है, अल्फ़ा डीके किस टाइप का है? इनकी न्यूक्लियस जैसे हीलियम के एटम है उनका न्यूक्लियस हो गया, तो इस टाइप का अगर डीके होगा तो उसको बोलेंगे अल्फ़ा डीके, और इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। और अगर अल्फ़ा डीके होता है तो इसका एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज़ हो जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाता है। सेम ऐसे ही बात करें तो बीटा डीके में क्या होता है? बीटा डीके को बोलते हैं निगेट्रॉन, और इसका चार्ज होगा वो नेगेटिव होता है और इसमें एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा 1। और ऐसे ही गामा डीके की बात करें तो गामा डीके में क्या होगा कि एक मिनट, हाँ, बीटा डीके का मैंने नेगेट्रॉन का बताया। बीटा डीके में 2 होता है, एक तो पॉजिट्रॉन होता है, एक नेगेट्रॉन होता है। तो नेगेट्रॉन में मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो नेगेट्रॉन है उसमें तो
उसमें निगेट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के ही एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो निगेट्रॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है और जो पॉजिट्रॉन है उसका नंबर एटॉमिक नंबर 1 से घट जाता है। हाँ, गामा डीके की बात करें तो गामा डीके ऐसे होता है कि जैसे फोटोन है, फोटोन रिलीज हुआ तो वो गामा डीके है, जिसमें सिर्फ एनर्जी रिलीज होगा, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना ही कोई एटॉमिक मास में चेंज होगा, ना किसी चार्ज में चेंज होगा, ना एटॉमिक मास में चेंज होगा, ना एटॉमिक नंबर में चेंज होगा, इसमें सिर्फ एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि अल्फ़ा डीके क्या है। अल्फ़ा डीके में ये होता है इसका चार्ज पॉजिटिव और एटॉमिक मास में कैटेगरी डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चार्ज, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, 3 चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज तो देख लिया कि अल्फ़ा डीके में पॉजिटिव होता है, बीटा डीके में चार्ज 2 इसमें होते हैं ना, इसमें 2 होते हैं, एक होता है निगेट्रॉन और एक होता है पॉजिट्रॉन। तो निगेट्रॉन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन में होगा पॉजिटिव चार्ज, और अल्फ़ा डीके में तो कोई चार्ज में चेंज होता ही नहीं है। इसमें तो ना चार्ज में चेंज होगा, ना मास में चेंज होगा, ना एटॉमिक नंबर में चेंज होगा। ये तो सिर्फ जैसे फोटोन रिलीज होता है उस तरह के होते हैं, और इसमें एनर्जी बस रिलीज होती है। अब नेक्स्ट एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास क्या होगा कि अल्फ़ा का एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज होगा, 4 माइनस हो जाएगा। और नेगेट्रॉन के एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिट्रॉन के भी एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर जो अल्फ़ा डीके है उसमें 2 से कम हो जाएगा, मतलब 2 कम हो जाएंगे एटॉमिक नंबर अगर अल्फ़ा डीके होता है तो। और नेगेट्रॉन में क्या होगा, नेगेट्रॉन में इंक्रीज हो जाएगा बाई 1, तो इसको +1 करेंगे। और पॉजिट्रॉन में होगा 1 कम हो जाएगा तो -1, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। तो ये हमारा एक टेबल बन गया। नेक्स्ट बात करें, अगर इनको डिटेल में देखें तो अल्फ़ा डीके कैसे होता है, वैसे इतने डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बट देख लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में कि अल्फ़ा डीके अगर हम यूरेनियम 238 न्यूक्लियस की बात करें, अक्सर इसका एग्जांपल लिया जाता है यूरेनियम 238 का। तो इस यूरेनियम इसका होता है 92 नंबर। ये यूरेनियम में अगर अल्फ़ा डीके होगा, अल्फ़ा डीके होने की वजह से क्या बनेगा, एक तो ये हीलियम बनाएगा जो 4 और 2, और दूसरा बना लेता है ये थ्योरियम 90 और 2 3 4। तो अगर ये होता है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसकी प्रॉपर्टी जैसे कि है कि एटॉमिक मास 4 से कम हो गया और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया, डिक्रीज बाई 2। जैसे ये देखो, ये 92 था, हमें फाइनल क्या मिल रहा है, फाइनल हमें मिल रहा है, फाइनल ये थ्योरियम मिल रहा है, ये हीलियम तो मिल नहीं रहा है, ये तो निकल गया। अब फाइनल ये थ्योरियम मिल रहा है तो हम इससे ही कंपेयर करेंगे। तो जैसे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना था 92, इसका है 90, तो एटॉमिक नंबर कितने से कम हुआ, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया। और एटॉमिक मास किससे कम हुआ, एटॉमिक मास 4 से हुआ, देखो 38 था इसका 34 है। अब ऐसे ही अगर हम निगेट्रॉन बीटा डी की बात करें, निगेट्रॉन बीटा डी के, तो इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन 14, हाइड्रोजन 3 और फॉस्फोरस 32, सल्फ 35। तो इसमें अगर हम सबसे पहले कार्बन को लेते हैं, कार्बन को अगर हम लें, कार्बन 14 को, और इसका बीटा डीके कराएं, ये अल्फ़ा डीके था, अल्फ़ा डीके, और इसका बीटा डीके कराएं, तो क्या होगा, एक तो नाइट्रोजन बन जाएगा 14, दूसरा क्या बनेगा, एक
इसके साथ साथ और क्या बनता है, एक तो नाइट्रोजन बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और तीसरा बनता है एंटी न्यूट्रिनो। इस पर कुछ चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होगा निगेटिव चार्ज। अब ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये एंटी न्यूट्रिनो। अब इसमें क्या है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि C14 है, इससे निकला एक बीटा डीके हुआ, और ये इसका 6 था, और ये N14 और 7 हो गया। अब जैसे बीटा डीके हमने देखा था कि इसके मास में तो कोई चीज़ नहीं होता, तो C14 है, N भी 14 है, लेकिन इसके नंबर, एटॉमिक नंबर में क्या चेंज हुआ, 1 से बढ़ गया, जैसे अभी देखा था ना। देखो निगेट्रॉन की बात कर रहा है, इसमें 1 से बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया, N7 हो गया। अब इसके साथ एक निकला था बीटा इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। ये बीटा डीके होता है, तो ये ऐसे डिसोसिएट होते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लें तो इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, 1 एटॉमिक नंबर, 3 मास, और इसका अगर बीटा डीके होता है तो क्या होगा, मास तो सेम रहेगा, मतलब 3 ही रहेगा, ये हीलियम बन जाएगा, 3 रहेगा, और इसका 1 बढ़ाना है एटॉमिक नंबर, 1 बढ़ाना है ना, तो 1 बढ़ाएंगे अगर हाइड्रोजन में तो ये हीलियम बन जाएगा, और इसके साथ साथ एक डीके होगा बीटा इलेक्ट्रॉन का और एंटी न्यूट्रिनो का। अब नेक्स्ट बात करेंगे पॉजिट्रॉन डीके। पॉजिट्रॉन डीके में क्या होगा, पॉजिट्रॉन डीके में हम C10, O15 और F18 की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है, और एटॉमिक नंबर कहाँ गया, पॉजिट्रॉन, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा, बट एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे O15 में डीके हुआ तो क्या बन गया, नाइट्रोजन। क्यों बनेगा, क्योंकि O तो 8 है और इसमें हमें 1 कम करना है एटॉमिक नंबर, तो 7 हो जाएगा। 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का 7 होगा, और इसका मास सेम ही रहेगा। प्लस इसके साथ रिलीज होता है एक पॉजिट्रॉन का प्लस E, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं बीटा +1, और ये 0, और ये इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, जो ये V से डिनोट किया है। तो उसमें एंटी न्यूट्रिनो था, इसमें न्यूट्रिनो है, और E जो है पॉजिटिव में निकल रहा है, बस ये डिफरेंस है, वहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अब गामा डीके देखें, गामा डीके, तो गामा डीके इज सिमिलर टू द फोटोन। जैसे फोटोन का रिलीज होता है, इसमें कोई भी मास, कोई चार्ज या फिर किसी का भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी रिलीज होगा, जैसे हमने पहले भी बात किया। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं टेक्नीटियम को TC से डिनोट करेंगे, और इसका 43 होता है और 99 होगा, और इसका अगर डीके हो, गामा डीके, तो ये टेक्नीनियम, इसका चेंज तो कुछ नहीं आएगा,